गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 में पृथ्वी के 4 वातावरणीय परिक्षेत्र के बारे में बताएंगे। यह आपको हम इसके पहले बता चुके हैं कि कितने 4 परिक्षेत्र में पहला परिक्षेत्र जो हम आपको बता चुके हैं जो है स्थलीय परिक्षेत्र आपका हो गया है। दूसरा हम बताने जा रहे हैं जलीय परिक्षेत्र। जलीय परिक्षेत्र में आप देखेंगे इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यह भी आप देखेंगे जो ग्रीक भाषा की जो हाइड्रोस्फीयर है जलीय परिक्षेत्र आप देखेंगे, यह भी आप देखेंगे ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है हाइड्रो प्लस स्फीयर। यह दो शब्दों हाइड्रो प्लस स्फीयर से मिलकर बना है। आप देखिए इसमें हाइड्रो का अर्थ है जल तथा स्फीयर का अर्थ है छेद। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल का वह बहुत बड़ा क्षेत्र जो पृथ्वी तल को घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं? जलीय परिक्षेत्र। आप देखिए क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़े स्तर से जो है जल द्वारा आच्छादित हो, बड़े स्तर पे जल के द्वारा जो है उसको ढका हुआ हो, उसी को हम कहते हैं जलीय परिक्षेत्र। आप देखेंगे जलीय परिक्षेत्र जैसे आप देखेंगे कई से मिलके बनते हैं जली से, जैसे महासागरों से, झीलों से, नदियों से, तालाबों से। इस तरह से इसका एक बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र होता है जो विभिन्न छोटे छोटे लोगों, महासागरों, नदियों, तालाबों के द्वारा जो है यह मिलकर इससे बनता है। आप देखेंगे यह जो जलीय परिक्षेत्र होता है इसमें आप देखेंगे जो बड़े स्तर पे आप देखेंगे महासागरों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हमारे जो विश्व में कितने महासागर हैं और कितना बड़ा जल है इनके अंतर्गत, और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन बड़े हैं, इनके बारे में हम आप देखेंगे कि किस तरह से यह जल है और इन जल को अध्ययन करेंगे। अब आप देखेंगे तो पृथ्वी पर जलीय परिक्षेत्र होता है यह 71% जल होता है। कितने परसेंट? मतलब 71% जो है जल होता है और बाकी आप देखेंगे 29% जो होता है स्थलीय क्षेत्र होते हैं। बाकी इस पे इतना जल पाया जाता है और इस तरह से आप देखेंगे इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह हमें समुद्रों, झीलों, नदियों, तालाबों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिसमें आप जलीय क्षेत्र में हम देखेंगे 5 महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे। 5 महासागरों के बारे में देखेंगे। 5 महासागरों का अध्ययन करेंगे। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पे आप देखेंगे जैसे प्रशांत महासागर, इसको कहते हैं पैसिफिक, कहते हैं द पैसिफिक
पैसिफिक ओशियन, इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। इसके बाद हम देखेंगे यह प्रशांत महासागर है। यह आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है यह? दुनिया का, आप देखेंगे क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो यह आप देखेंगे प्रशांत महासागर जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और इसमें आप देखेंगे जो मारियाना ट्रेंच है, इसमें आप देखेंगे जो गर्त पाई जाती है, जो खाई होती है, मारियाना ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। उसकी लंबाई आप देखेंगे 11,022 जो है 11,022 आप देखेंगे जो है मीटर। आप देखेंगे यह जो है इसकी गहराई है और यह बहुत गहरी खाई है। इसे जो है विश्व की सबसे गहरी जो है खाई कहा जाता है, मारियाना ट्रेंच जो है। इस तरह से आप देखेंगे इसमें कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और आप देखेंगे जिसमें जो मारियाना ट्रेंच पाए जाते हैं इसकी गहराई जो आप देखेंगे 11,022 मीटर है। इस तरह से यह प्रशांत महासागर है। और इसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा कौन सा सागर है? तो इस तरह से आप देखेंगे जो है अटलांटिक महासागर। दूसरा आप देखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अटलांटिक ओशियन देखेंगे। अटलांटिक महासागर में अटलांटिक। इसके बाद इसमें आप देखेंगे जो अटलांटिक महासागर है यह भी आप देखेंगे जो यह है अटलांटिक महासागर, यह आप देखेंगे यूरोप से दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। आप देखेंगे ये बीचों बीच है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है अटलांटिक महासागर है। और यह इसे हम देखेंगे यस आकार के महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आप देखेंगे यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर क्या है? यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसे यस आकार का जो है महासागर कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी बात होती है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच है, यह दोनों को अलग करता है। इस तरह से यह महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब आप देखेंगे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे तो हिंद महासागर को कहते हैं द इंडियन ओशियन। कहते हैं इसके कि हिंद महासागर आप देखेंगे यह कहाँ है? भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह आप देखेंगे दक्षिणी छोर में स्थित है भारत के। और इस तरह से इसका जो नाम हिंदुस्तान के नाम पे जो है हिंद महासागर पड़ा था। किस नाम पे? हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? जो है हिंद महासागर पड़ा। और आप देखेंगे यह जो है पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया तक फैला हुआ है। पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया तक फैला हुआ। पश्चिम में कहाँ जाएगा? अब आप देखेंगे अफ्रीका और जो है पूर्व में एशिया तक जो है इसका क्षेत्र जो होता है हिंद महासागर का फैला हुआ है। तो इस तरह से आपने जो तीसरा
हिंद महासागर के बारे में देखें, द इंडियन ओशियन, इसको हिंदुस्तान के नाम पे हिंद नाम दिया गया, हिंद महासागर। और यह आप देखेंगे पश्चिम में अफ्रीका और यूरोप में एशिया तक फैला हुआ है। तो इस तरह से आपने यह 3 महासागरों के बारे में देखे। अब हम देखेंगे आर्कटिक महासागर। तीसरा, चौथा देखेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर द आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। इसमें आप देखिए उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए है, जो है यह जो है क्या है, जो आर्कटिक महासागर है यह उत्तरी ध्रुव, क्या उत्तरी ध्रुव। आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव को जो घेरे हुए है, उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए, यह आप देखेंगे जो संसार के नक्शे में आप देखेंगे तो ऊपर जो है यह आर्कटिक महासागर का क्षेत्र होता है, यह जल से घिरा हुआ होता है। और आप देखेंगे और इसका जल बहुत ठंडा होता है। जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है, यह जल जो होता है यहाँ का जल जो होता है, यहाँ का जल जो होता है, जल बहुत ठंडा होता है। कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है। और इसका जल जो होता है कैसा होता है? यहाँ का जल बहुत ठंडा होता है। और इस तरह से आप देखेंगे यह जो जल होता है प्रायः जमा हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव में महासागर फैला हुआ है, उत्तरी ध्रुव पे है। और यह जल, यहाँ का जो जल होता है बहुत ठंडा होता है, यह प्रायः आप देखेंगे जमा हुआ प्राप्त होता है। इस तरह से यह आर्कटिक महासागर आपने देखा। चौथा जो था, इसके बाद आप देखेंगे अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। पांचवा आप कह सकते हैं दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर इसमें कहेंगे, आप देखेंगे दक्षिणी महासागर को कहते हैं साउथ ओशियन, आप इसमें कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरता है, जो है क्या है, यह आप देखेंगे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह आप देखेंगे वहां पर जो है सबसे ज्यादा घिरा हुआ है। दक्षिणी महासागर जो होता है उसको अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। यह दक्षिणी महासागर मतलब पूरे तरफ से दक्षिणी में घेरता है। कभी कभी आप देखेंगे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों का विस्तार माना जाता है। कभी कभी आप ऐसा लगता है कि जो है प्रशांत महासागर और आप देखेंगे हिंद महासागर का जो है क्या अटलांटिक, प्रशांत महासागर और जो है हिंद महासागर का विस्तार माना जाता है। इस तरह से आप देखेंगे क्योंकि यह दक्षिण में है और इस तरह से यह माना जाता है कि इसका विस्तार है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का जो विस्तार होता है यहाँ से। तो इस तरह से आपने 5वां महासागर पढ़े, इसलिए हमने देखा कि 5 महासागरों के बारे में जाने, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर। इस तरह से जो हमें जलीय परिक्षेत्र में जो है बड़े स्तर पे जो आते हैं जल आते हैं, आप देखेंगे महासागरों के बारे में पढ़े। और इस तरह से हमारा जो जलीय परिक्षेत्र आप देखेंगे इन्हीं नदी, तालाबों, महासागरों से बनकर मिलकर बना है, इसको हम कहते हैं जलीय परिक्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे हम अगले टॉपिक में कि जो तीसरा है, तीसरा परिक्षेत्र आपको बताया गया वायुमंडलीय परिक्षेत्र। तो तीसरा परिक्षेत्र क्या है, वायुमंडलीय परिक्षेत्र को, वायुमंडलीय परिक्षेत्र जो होता है, वायुमंडलीय परिक्षेत्र
इसको कहते हैं द एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय परिक्षेत्र। आप देखेंगे पृथ्वी हमारे चारों तरफ जो है वायु से घिरी है, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर चारों तरफ से घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय परिक्षेत्र कहते हैं। मतलब हमारे तरफ आप देखेंगे जितने भी धूल कण गैसों के द्वारा जो हमारे तरफ चारों तरफ से घेरे हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे वायुमंडल की संरचना अगर बात करें तो इसको वायुमंडल हो गया, इसे कहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय परिक्षेत्र कहते हैं। या पृथ्वी पर चारों तरफ से धूल कण गैसों के द्वारा जो मंडल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की संरचना देखेंगे, वायुमंडल की संरचना क्या होती है, आप देखेंगे वायुमंडल की संरचना इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर अब आप देखेंगे जो इसका है कंपोजिशन ऑफ, आप देखेंगे एटमॉस्फेयर वायुमंडल की संरचना क्या होती है। इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है, यह आप देखेंगे विभिन्न गैसों का आवरण है। आप देखेंगे जैसे हम देख लेंगे इसको, यह वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में आप देखेंगे, गैसों का आवरण भरा हुआ है। आप देखेंगे यह जो है 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। और इसमें आप देखेंगे जो 21% है, 21% आप देखेंगे जो आती है ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। और आप देखेंगे 21% और आप देखेंगे 1% में जो होती है, जो यहाँ पे 1% होता है वह अन्य गैस होती है, अन्य गैसें होती हैं, तो इनमें आप देखेंगे जो 78% सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाने वाली गैस नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 1% में अन्य गैस से आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम और जो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03, कार्बन
डाइऑक्साइड, ऑक्साइड गैस। और इसमें आप देखेंगे 1% में भी आते हैं। और आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन जो गैसें होती है यह आप देखेंगे यह मिल करके हमारे वायुमंडल की संरचना बनाती हैं। धूल कण जितने भी होते हैं गैसों में, तो यह मुख्य रूप से जो ये गैसें हैं आप देखेंगे ऑक्सीजन, आप देखिए नाइट्रोजन हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसको आप देखेंगे यूरिया में प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो होती है यह हमारे जीवन के लिए, सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना किसी प्राणी का जीवन संभव नहीं होता है। हम जो है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उस तरह से आप देखेंगे जो 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है यह भी जो है पेड़ पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ऑक्सीजन हमारे जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, क्योंकि हम आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तालमेल बना हुआ है। और इस तरह से हमारे सभी जीव जंतु, प्राणियों, वनस्पतियों का जीवन दोनों के तालमेल से जो आप चलता रहता है। और इस तरह से इन गैसों का कितना महत्व है आप देखेंगे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। आपने देखा कि किस तरह से गैसों का मिश्रण मिलकर बना होता है। इसके बाद हम आप देखेंगे कि इसमें एक होता है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की जो परतें क्या होती हैं आप देखेंगे। जो वायुमंडल की परतें होती हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स क्या होती परतें। आप देखेंगे वायुमंडल की संरचना आप देखेंगे यह विभिन्न परतों में बनी हुई है। यह नहीं केवल एक जो है वायुमंडल की परतें हैं उसमें सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे हमारा वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों के मिश्रण से होती है, विभिन्न परतों में बटी हुई। इन वायुमंडल की परतों में आप देखेंगे जो पहली परत होती है उसे हम कहते हैं क्षोभमंडल। क्या होती है? यह निम्नलिखित 5 परतों में बटी होती है। पहला है क्षोभमंडल, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर हो गया। दूसरा आप देखेंगे समताप मंडल होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरा आप देखेंगे जो है मध्यमंडल, इसको कहते हैं मीजोस्फीयर। इसके बाद आप देखेंगे जो चौथा होता है आयनमंडल, इसको कहते हैं आयनोस्फीयर। होता है। जो पांचवा होता है वायुमंडल होता है। जो वायुमंडल में होते हैं, वायुमंडल होता है ईजियोस्फीयर, इस तरह से आप देखेंगे यह हमारे जो 5 परतें हैं वायुमंडल में। कितने परतें हैं? 5। आप देखेंगे पहला क्या है? क्षोभमंडल, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर।
इसके बाद समताप मंडल, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल को कहते हैं मध्यमंडल, मध्यमंडल होता है, इसको कहते हैं मेसोस्फीयर। आयनमंडल, इसको कहते हैं हम आयोनोस्फीयर, और इसको कहते हैं वायुमंडल, इसको कहते हैं ईओस्फीयर। तो इस तरह से आप देखेंगे यह 5 मंडलों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल में आप देखेंगे जो जितनी भी मौसमी कार्रवाई होती है, जितने भी आंधी तूफान, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। अब आप देखेंगे समताप मंडल, समताप मंडल में आप देखेंगे ताप समान होते हैं, जिसमें आप देखेंगे जितने भी उड़ानें होती हैं जहाज की वह समताप मंडल में की जाती है। और इसी में समताप मंडल में ही ओजोन मंडल होता है जो हमारे वातावरण को सुरक्षा प्रदान करता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं सूरज से निकलने वाली, उन्हीं को जो रोकने का काम करता है इस मंडल में है, समताप मंडल में। इस तरह से आप देखेंगे मध्य मंडल में यह मंडल बहुत ठंडा मंडल होता है, यह ठंडा मंडल होता है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं होती है। आयन मंडल में आप देखेंगे आयोनोस्फीयर जो होता है, इसमें आप देखेंगे जितने ग्रह उपग्रह, जितने भी उपग्रह रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल से लेकर जितने भी आयनीकृत आप देखेंगे जितने भी होते हैं वह सभी यहाँ से संचालित होते हैं। आयन मंडल से होकर के सभी जो है कीड़े सब जगह, मोबाइल फोन वगैरह सभी लोग संचालित करते हैं। वायुमंडल है सबसे बाहरी मंडल होता है, ऊपर का मंडल होता है सबसे गर्म मंडल होता है, इसको हम कहते हैं वायुमंडल। इस तरह से हम देखेंगे पृथ्वी की संरचना देखें, उनकी परतें देखें और उनके हम काम बता दिए, इस तरह से क्या कौन कौन परतें किस मंडल में पाई जाती हैं, इसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो इतना ही, आज इतना ही।